प्यारे बच्चों, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे डाक द्वारा व्यापार के लाभ एवं हानियाँ। डाक द्वारा व्यापार से मिलने वाले लाभों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ग्राहक की दृष्टि से और दूसरा विक्रेताओं की दृष्टि से। अब ग्राहक की दृष्टि से डाक द्वारा व्यापार में क्या क्या लाभ है। नंबर 1 घर बैठे वस्तुएं मिलना। इस व्यापार में ग्राहक को घर बैठे वस्तु मिल जाती हैं, उसके लिए कहीं इधर उधर घूमना या जाना नहीं पड़ता। दूसरा समय तथा श्रम की बचत। इसमें कहीं नहीं जाना पड़ता, समय की बचत होती है, मेहनत की भी बचत होती है, समय और श्रम दोनों की बचत। सस्ती वस्तुएं। इस पद्धति में मध्यस्थ यानी बीच के व्यापारी, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी न होने की वजह से अपेक्षाकृत कम मूल्य की वस्तु होती हैं, अतः सस्ती वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। धन की व्यवस्था। जब किसी व्यक्ति ने किसी वस्तु के लिए आदेश भेजा है तो आदेश भेजने से और माल आने तक के बीच में पर्याप्त समय मिल जाता है, जिसमें व्यक्ति धन एकत्रित कर लेता है। अप्राप्य वस्तुओं की उपलब्धता। अप्राप्य वस्तुएं जो सामान्य प्रयोग में, सामान्य पहुंच में ना हो। इसमें ऐसी भी वस्तुएं मिल जाती हैं जो सामान्य से बाजार में वगैरह में पर्याप्त नहीं है। अप्राप्य वस्तुएं। धोखाधड़ी की कम संभावना। यह व्यापार प्राय प्रमाणित वस्तुओं का ही होता है, तो क्रेता के साथ धोखाधड़ी होने का भय नहीं रहता। अब इसमें विक्रेता की दृष्टि से क्या क्या लाभ है। विक्रेता मितव्ययिता। इस व्यापार में व्यापारी को दुकान की सजावट आदि पर व्यय नहीं करना पड़ता, जिससे उसकी काफ़ी बचत हो जाती है, अतः मितव्ययिता का गुण इसमें होता है। कम पूंजी की आवश्यकता। इस व्यापार में विक्रेता को ना तो दुकान आदि की आवश्यकता है, ना ही माल संग्रह करने की कोई आवश्यकता होती है, अतः थोड़ी पूंजी से ही काम चल जाता है। तीसरा, ऋणों के अप्राप्य होने का भय नहीं, यानी पैसा डूबने का कोई खतरा नहीं, क्योंकि सभी माल इसमें नगद बिकता है, नगद भुगतान होता है। चौथा, मध्यस्थों का अंत। इस व्यापार में थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी आदि नहीं होते, अतः सीधे क्या होता है कि विक्रेता से सीधा ग्राहक कोई माल बेचता है। माल के संग्रह की आवश्यकता नहीं। इसमें आदेश प्राप्त होने के बाद ही माल भेजा जाता है, अतः इसमें माल को इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं। आदेश प्राप्त होने के बाद ही माल को मंगाया जाता है। माल का प्रदर्शन नहीं। इसे डाक द्वारा व्यापार के अंतर्गत माल का किसी प्रकार के प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। व्यापार के क्षेत्र का व्यापक होना। व्यापार का क्षेत्र एक स्थान तक सीमित न रहकर विस्तृत हो जाता है, अर्थात जहाँ तक डाक जा सकती है इसे वहाँ तक फैलाया जा सकता है। इस प्रकार इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक विस्तार हो सकता है। विक्रेताओं की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं। इसमें किसी विशिष्ट या कुशल प्रशिक्षित विक्रेताओं की नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं होती। विज्ञापन द्वारा बिक्री में वृद्धि। इस प्रकार के व्यापार में वस्तुओं को प्रभावशाली विज्ञापन करके वस्तुओं की बिक्री में पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है। ये थे डाक द्वारा व्यापार के लाभ। अब हम पढ़ेंगे डाक द्वारा व्यापार के दोष। इसको भी दो भागों में बांटा गया है, एक ग्राहक की दृष्टि से और दूसरा विक्रेता की दृष्टि से। अब ग्राहक की दृष्टि से क्या क्या इसमें दोष हैं। पहला, साख सुविधाओं का अभाव। इसमें साख सुविधा के आधार पर वस्तुएं नहीं मिलती, अर्थात इसमें किसी को उधार वस्तु साख के आधार पर नहीं मिलती, सभी को नगद ही वस्तुएं खरीदनी पड़ती हैं। दूसरा, वस्तु की पूरी जानकारी संभव नहीं, क्योंकि समाचार पत्रों, विज्ञान पत्रों में आदि में वस्तु की जानकारी मिलती है जो पर्याप्त नहीं है, अतः वस्तु के बारे में अच्छे से पूरी जानकारी इसमें संभव नहीं है। माल प्राप्त करने में अधिक समय लगना। आदेश देने के बाद माल आने में काफ़ी समय लग जाता है, तो किसी को कोई वस्तु तुरंत या जल्दी चाहिए तो वो इसमें संभव नहीं है। धोखेबाजी की संभावना। वस्तु की प्रत्यक्ष जानकारी न होने के कारण ग्राहक के साथ धोखाधड़ी की संभावना बनी रहती है। यह केवल शिक्षित व्यक्तियों के लिए उपयोगी है, जो पढ़ लिख सकते हैं, अपनी वस्तु को डाक द्वारा मंगा सकते हैं। जो अनपढ़ आदमी है, जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता, उसके लिए उपयोगी नहीं है। मोल भाव की संभावना नहीं। स्थानीय दुकानदारों से ग्राहक मोल भाव कर सकता है, लेकिन इस स्थिति में वस्तु के मोल भाव की संभावना नहीं रहती। व्यक्तिगत संपर्क का अभाव। इस प्रकार के व्यापार में क्रेता और विक्रेता के मध्य व्यक्तिगत संपर्क का अभाव रहता है। अनावश्यक पत्र व्यवहार। यदि ग्राहक वस्तु की उपयोगिता व गुण के संबंध में पूछताछ करना चाहे तो उसे अनावश्यक पत्र व्यवहार करना पड़ता है। नौवा होता है मार्ग में क्षति की संभावनाएं। डाक द्वारा व्यापार में जो माल मंगाया जाता है और रास्ते में खराब भी हो जाता है, टूट फूट भी हो जाती है, उस सब का दंड भी ग्राहक को ही भुगतना पड़ता है। अब है व्यवस्थापक या विक्रेता की दृष्टि से इसमें क्या क्या दोष हैं। निम्नलिखित दोष। डाक सूची बनाने की समस्या। विक्रेता के लिए ग्राहकों की सूची बनाना सरल कार्य नहीं होता।
उन्हें पहले सभी ग्राहकों की सूची बनानी होती है। दूसरा, ग्राहकों की रुचि एवं फैशन की जानकारी न होना। ग्राहकों से प्रत्यक्ष संपर्क की कमी है, इस वजह से उनमें क्या रुचि है, किस फैशन में रुचि है, इस संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। तीसरा, ग्राहकों से प्रत्यक्ष संपर्क का अभाव। ग्राहकों से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं रहता, सिर्फ पत्र व्यवहार पर ही निर्भर रहते हैं। विज्ञापन पर अधिक व्यय। विज्ञापन तथा सूची पत्रों के तैयार करने में अधिक व्यय करना पड़ता है, क्योंकि विज्ञापन साहित्य छपवा कर भेजा जाता है। ग्राहकों की संख्या में कमी होना। ग्राहकों को उधार माल बेचने की सुविधा न होने से ग्राहकों की संख्या कमी ही रहती है। यथार्थ ग्राहकों की संख्या अपेक्षाकृत कम रहती है। नए ग्राहक खोजने में कठिनाई। क्रेता से स्वीकृति आदेश न मिलने के कारण नए ग्राहक खोजना कठिन हो जाता है। मूल्य परिवर्तन से हानि। पराई वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन होते रहते हैं, तो बार बार सूची पत्र छपवाने से व्यय बढ़ जाता है और दूसरे विक्रेता सूची पत्र में अंकित मूल्य पर ही वस्तुएं चाहता है। जो ग्राहक है, जो सूची पत्र में मूल्य पर अंकित वस्तु है, उसी मूल्य पर वस्तु चाहता है, जबकि विक्रेता इस मूल्य पर वस्तु नहीं दे पाता। 8वां, व्यापारिक वृद्धि की कम संभावना। इस प्रकार के व्यापार में ग्राहक विज्ञापन विश्वास नहीं करते, तब व्यापार वृद्धि की संभावना कम रहती है। वस्तु की पूरी जानकारी नहीं। कभी कभी ग्राहकों को वस्तु के संबंध में विज्ञापनों से पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। कीमत में डाक व्यय का जुड़ना। वस्तु की कीमत में डाक व्यय शामिल किए जाने से उसकी कीमत में वृद्धि हो जाती है। और 11वां आखिरी दोष है अनिश्चित भविष्य। ऐसे व्यापार का भविष्य प्राय अनिश्चित सा ही होता है, क्योंकि ग्राहकों के विश्वास में कमी हो जाने का व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये सभी थे डाक द्वारा व्यापार के गुण एवं दोष।